2024 में इस चैप्टर से यानी ऑसिलेशन से एसएचएम से 2 सवाल आए सीधे सीधे उठ के। एक बच्चा तो ऐसा मिलता है जो बोलता है कि क्या ये माइंड मैप, खाली माइंड मैप पढ़ के काम हो जाएगा क्या? पार्टिकल जो एसएचएम कर रहा है बेटा, उस पर एक फोर्स लगेगा टुवर्ड्स द सेंटर या टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। सवाल कब बनेगा? जब आप चीज पढ़ोगे, कंसेप्ट क्लियर करोगे क्लास में, उसका रिवीजन करोगे क्लास नोट से और माइंड मैप के साथ। तो यहाँ पे मैंने पूरा आपको डिराइव करके बता दिया, जो क्लास में डेरिवेशन करवाया जाता है ना, वो मैंने आपको यहाँ पे करके बता दिया। टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज 2.L/G। तो एनर्जी बाय वर्च्यू या ड्यू टू इट्स पोजीशन इज पोटेंशियल एनर्जी। नीट प्लस जेई में ऑलरेडी प्रश्न पूछा जा चुका है और वो भी एकदम डायरेक्ट। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का सम कांस्टेंट रहता है, लेकिन बढ़ती घटती रहती है। प्यारे बच्चों, क्या हाल समाचार है सबके, कैसे है सब? स्वागत करता हूं आपका अपना सिद्धार्थ शर्मा एक नए माइंड मैप में। तो बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं ऑसिलेशंस। आज हम देखने वाले हैं ऑसिलेशंस चैप्टर का माइंड मैप। ऑसिलेशंस को यूजुअली ना आप एसएचएम करके बुलाते हो, सिंपल हार्मोनिक मोशन। बेटा एक छोटा सा चैप्टर है, कोई बहुत ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं, और इजी सा चैप्टर है, और स्कोरिंग भी है। अब मजे की बात सुनो तो शायद और इंटरेस्ट बढ़ जाए आपका इस माइंड मैप में। 2024 में इस चैप्टर से यानी ऑसिलेशन से एसएचएम से 2 सवाल आए सीधे सीधे उठ के, मतलब 4 नंबर फ्री फंड के जेब में। अब आप बोलोगे फ्री फंड के क्यों? जरूरी है क्या वो सवाल बन जाते किसी से? जी हाँ, बिल्कुल जरूरी है वो सवाल बन जाते। मैं आपको बताऊंगा क्या क्या सवाल पूछा उसने। बिल्कुल बेसिक सवाल पूछे। 2023 में भी एक बहुत ही ज्यादा बेसिक सा उसने सवाल पूछा था, किससे? एसएचएम से, है ना। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं हर साल की भाई 1 से 2 सवाल तो, मतलब मिनिमम 1 सवाल तो कहीं भी नहीं गया। अब उसके मूड के ऊपर है, नीट के सन की बुड्ढे के मूड के ऊपर कि भाई किसी साल 2 सवाल भी दे दे। तो बहुत ज्यादा इजी ये चैप्टर है और स्कोरिंग भी है। चलिए देखते हैं, आ जाइए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर के माइंड मैप की। तो यार सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ने से पहले हम देखेंगे पीरियोडिक मोशन। नाम से ही समझ में आ रहा है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं पीरियोडिक मोशन, नाम से ही समझ में आ रहा है कि बेटा कोई ऐसा मोशन जो खुद को दोहराएगा, जो खुद को रिपीट करेगा हर थोड़ी थोड़ी देर में, यानी एक फिक्स टाइम इंटरवल में जो मोशन खुद को रिपीट करता है वो होता है पीरियोडिक मोशन। जैसे फॉर एग्जांपल अर्थ का मोशन जो है, अर्थ का मोशन अराउंड द सन, वो भी पीरियोडिक है हर 365 दिन में। हालांकि वो 365 दिन मतलब 365 डेज और 6 आवर्स होते, पर अप्रोक्सीमेटली आप उसको 365 डेज ले लो, तो हर 365 डेज में वो सन के अराउंड एक चक्कर कंप्लीट कर रहा है अर्थ। तो एक पर्टिकुलर मोशन को वो हर 365 डेज में रिपीट कर रहा है। तो जिस फिक्स टाइम इंटरवल में खुद को रिपीट कर रहा है उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं, है ना। मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, और इस फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम को क्या बोला जाता है बेटा? सर टाइम पीरियड। ऑसिलेटरी मोशन, अब सुनो, पीरियोडिक मोशन का ही एक खास यानी कि स्पेशल केस है ऑसिलेटरी मोशन, जिसमें कोई पार्टिकल टू एंड फ्रो मोशन करता है अबाउट एक फिक्स पॉइंट। ऑसिलेशन करता है, टू एंड फ्रो मोशन करता है अबाउट अ फिक्स पॉइंट। तो ऑसिलेटरी मोशन इज अ स्पेशल केस ऑफ पीरियोडिक मोशन। हर ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन है। हर ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक तो है, लेकिन हर पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी नहीं है। जैसे मैं आपको पहले भी एग्जांपल दे चुका हूं बेसिक मैथ्स में शायद, कि हर कौवा काला तो है पर हर काली चीज कौवा नहीं है। हर कौवा काला तो है पर हर काली चीज कौवा नहीं है। वैसे ही हर ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक है, लेकिन हर पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी हो ऐसा जरूरी नहीं है। उसके बाद ऑसिलेटरी मोशन का भी एक स्पेशल केस, मतलब पीरियोडिक मोशन का स्पेशल केस ऑसिलेटरी, ऑसिलेटरी का स्पेशल केस एसएचएम। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि एसएचएम जो होगा वो पीरियोडिक भी होगा और ऑसिलेटरी भी होगा, है ना। हाँ, तो अब यहां पे अपन शुरुआत करते हैं। अच्छा, इसका ऑसिलेटरी मोशन का एग्जांपल दे दो गुरुजी। पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम। स्प्रिंग जब ऑसिलेट करती है हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली एक फिक्स पॉइंट के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन करती है, पेंडुलम हो गया, वो इसका एग्जांपल है। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है? तो सुनिएगा बेटा, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है। देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है बेटा, सर लिखा हुआ है पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी मोशन। देखो पीरियोडिक भी ऑसिलेटरी मोशन भी है, लेकिन यहां पे ना एक कंडीशन है। जी हाँ साहब, एक एक्स्ट्रा कंडीशन और जुड़ जाती है जब हम किसी मोशन को स्पेशल बोल रहा हूं, सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं ना, तो ये पीरियोडिक तो होगा, ऑसिलेटरी भी होगा, लेकिन इसके साथ साथ एक कंडीशन और जुड़ जाएगी कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा एट एनी टाइम, इस पार्टिकल का जो पोजीशन होगा एट एनी टाइम या डिस्प्लेसमेंट होगा एट एनी टाइम टी, वो साइनोसॉइडल होगा, यानी वो साइन का फंक्शन होगा। ठीक है ना। अब वो ऑब्वियस सी बात है, वो साइन का है तो मैं उसको कॉस का भी लिख सकता हूं अंदर पाई बाय 2 ऐड करके, वो कोई खास बात नहीं है। लेकिन आप ये देख लो x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। बच्चे को एसएचएम में कुछ आए ना, ये इक्वेशन उसको अच्छे से याद होती है और होनी भी चाहिए। x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। चलो मैं एक खास बात आपको बताऊंगा, पहले इसको देख लेते।
उसके बाद मैं आपको एक खास बात बताऊंगा इस पे। अच्छा, एक क्या है बच्चों, एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड का मतलब जब सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो मान लो मीन पोजीशन हो गया, मीन पोजीशन से गया मान लो लेट सपोज राइट एक्सट्रीम, राइट एक्सट्रीम से आया वापस मीन पोजीशन, मीन पोजीशन से गया लेफ्ट एक्सट्रीम, लेफ्ट एक्सट्रीम से आया वापस मीन पोजीशन, यही वो करता रहेगा। तो अपनी मीन पोजीशन से वो मैक्सिमम कितना दूर डिस्प्लेस हो सकता है, अपनी मीन पोजीशन से मैक्सिमम वो कितनी दूरी पर जा सकता है, उसी को हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ओमेगा हो गया बेटा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में हम रिलेशन देखेंगे, मैं आपको बतला देता हूं, आगे भी लिखा हुआ है वैसे मैंने 2 पाई बाय ओमेगा, ये मैंने आगे भी लिखा हुआ है अगली स्लाइड में, टी इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा, टाइम पीरियड होता है टी इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा। अब ये जो पूरा होता है ना ओमेगा टी प्लस फाइव, इस पूरे को फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेज एंगल। या इस पूरे को किसको बेटा? ओमेगा टी प्लस फाइव को क्या बोलते हैं बेटा? फेज बोलते हैं, ठीक है ना। और अगर मैं टी को 0 रख दूंगा, टाइम को 0 रख दूंगा, तो इनिशियल फेज आ जाएगा 5, 5 हो जाएगा इनिशियल फेज, ठीक है। ये सब अपने को पता होना चाहिए। हाँ सर ये तो पता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या है? ये है डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम टी। ये एक्स क्या है? ये पार्टिकल जो एसएचएम कर रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट बता रहा है मुझे एट एनी टाइम टी, लेकिन कहां से बता रहा है? मीन पोजीशन से बता रहा है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, इसको थोड़ा सा साइड में खिसकाएंगे, ठीक है, यहां लिख देते हैं, जगह तो दिल में होती है ना। हाँ सर, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। जी हाँ साहब, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम, ऑब्वियसली ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम एट एनी टाइम टी। लेकिन ये कहां से होता है डिस्प्लेसमेंट, ये भी तो पता हो ना। एट एनी टाइम टी फ्रॉम मीन पोजीशन, फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। तो बेटा जो डिस्प्लेसमेंट है वो कहां से हम ले रहे हैं टी टाइम पे? मीन पोजीशन से। कहां से ले रहे बेटा? मीन पोजीशन से। तो इस बात का आप खास ख्याल रखें। हाँ सर ये हमने क्लास में पढ़ा हुआ है और जो है हमने इस पे एग्जांपल्स भी लगाए। अब आप कुछ खास बात इससे बताने वाले थे इससे रिलेटेड, तो यहां पे खैर बताते हैं। ये क्या लिख दिया? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम किसी भी टाइम टी पर, कहां से बेटा? उसकी मीन पोजीशन से। कहां से? मीन पोजीशन से। तो एक्स अगर 0 होगा मतलब पार्टिकल मीन पोजीशन पर ही है। और एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? प्लस ए। मिनिमम कितनी हो सकती है? माइनस ए। मिनिमम का मतलब आप समझ गए, मतलब नेगेटिव में, मतलब वैसे देखा जाए तो इसकी जो एक्सट्रीम वैल्यूज होंगी, साइन की एक्सट्रीम वैल्यूज क्या होती है? +1 -1। तो एक्स की एक्सट्रीम वैल्यू क्या हो जाएंगी? प्लस ए और माइनस ए। इसको देख लो एक बार। अब मैं आपको इससे रिलेटेड एक खास बात बताता हूं, देख लिया? हाँ सर, 2024 में, जी हाँ देवियों सज्जनों, मेहरबान कदरदान साहिबान, नीट 2024 में ताजा जो पेपर आया था नीट का, उसमें सवाल था x बराबर 5 sin पाई टी प्लस पाई बाई 3, एसएचएम की इक्वेशन दे रखी आपको, और उसमें बोल दिया कि x आपको ना सेंटीमीटर में दे दिया, ऐसे आपको x जो है वो सेंटीमीटर में दे दिया इस प्रकार से, ठीक है। तो बोला जा रहा है फाइंड एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड। अरे रे रे रे, इसको कंपेयर करेगा बेटा a sin ओमेगा टी प्लस 5 से, तो एम्पलीट्यूड कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर। हाँ सर, और ओमेगा कितना आ गया बेटा कंपेयर करेगा तो? ओमेगा कितना आ गया बेटा कंपेयर करेगा तो? पाए। ओमेगा कितना आ गया कंपेयर करेगा तो? पाए। तो बेटा टाइम पीरियड कितना हो गया? 2 पाई बाय ओमेगा। 2 पाई बाय ओमेगा की वैल्यू पाए, पाए से पाए शहीद हो गया, 2 सेकंड टाइम पीरियड आ गया, एम्पलीट्यूड आ गया। लो कर लो बात। तो आप देखो कितना सिंपल सवाल, इसीलिए तो मैं कह रहा था 8 नंबर फ्री फंड के अपने जे में, क्योंकि दोनों ही सवाल बहुत ज्यादा आसान थे। एक सवाल एक्सेलरेशन पर था, है ना, ये 2024 में उसने पूछा था। देख लो कितना इजी है, ठीक है। हाँ सर बिल्कुल बेसिक है। तो यहां पे लिखा हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, ये क्या चीज है समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि एसएचएम जो होता है वो खास केस होता है ऑसिलेटरी का, यानी कि जो एसएचएम है वो पीरियोडिक भी है और ऑसिलेटरी है, और साथ में एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए कि पार्टिकल पे लगने वाला जो फोर्स है जो एसएचएम कर रहा है, इट शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। जी हाँ, नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये कि पार्टिकल पे हमेशा एक रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा टुवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन। तो जी अब हम बोल सकते हैं एसएचएम इज अ स्पेशल केस ऑफ ऑसिलेटरी मोशन, जिसमें एक खास कंडीशन और जोड़ दी गई है कि पार्टिकल जो एसएचएम कर रहा है साहब, उस पे हर समय एक रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा। रिस्टोरिंग मतलब जो उसको पार्टिकल को मीन पोजीशन की तरफ लाने की कोशिश करेगा, हर समय पार्टिकल पे एक ऐसा रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा, और कहां की तरफ लगेगा? टुवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन। तो अगर पार्टिकल
राइट में भी जा रहा है तब भी उस पे लेफ्ट की तरफ कहां लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है मीन पोजीशन की तरफ। पार्टिकल लेफ्ट में भी जा रहा है तब भी उसकी तरफ एक राइट की तरफ एक फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन। तो ये कंडीशन है एसएचएम की, ये कंडीशन है, मतलब हाँ वो पीरियोडिक होना चाहिए, ऑसिलेटरी होना चाहिए, एंड अपार्ट फ्रॉम दीज थिंग्स एफ शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, यानी उस पर एक ऐसा फोर्स लगे विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स को लिख दिया मा, यानी मास इंटू एक्सेलरेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये हटाया प्रोपोर्शनलिटी साइन, हटाया प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है माइनस के आ गया यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है, ये आ गया एक्स, फोर्स कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको। एक्सेलरेशन को लिख दिया, ये तो कंडीशन ऑफ एसएचएम है, कंडीशन ऑफ एसएचएम, ठीक है ना, m इंटू डी टू एक्स बाई डी डी टू, एक्सेलरेशन को लिख दिया बराबर माइनस के एक्स। अब क्या किया, मास को नीचे भेज दिया जी गुरुजी, और जो कचरा पट्टी है ये राइट से उठ के लेफ्ट में आ गई, माइनस से हो गई प्लस। अब जो k बाई एम है ना, इसको हमने लिख दिया ओमेगा स्क्वायर, तो k बाई एम को लिख दिया ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा कितना हो गया रूट k बाई एम। ये बात भी सबको पता होनी चाहिए कि ओमेगा स्क्वायर इज नथिंग बट k बाई एम, या ओमेगा इज अंडर रूट k बाई एम। तो यहां पे हमारे पास एक इक्वेशन आई है, देखो इसको बोलते हैं बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन। आपके जो दोस्त लोग जेई की तैयारी कर रहे हैं, वो जेई की तैयारी के दौरान और जब वो कॉलेज भी चले जाते हैं तब मैथ्स आती है उनके, ठीक है, कॉलेज में भी जी हाँ मैथ्स आती है, मैथ्स 1 मैथ्स 2 करके आती है, तो उसमें वो चैप्टर पढ़ते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, 11 12th में भी पढ़ते हैं, है ना, और कॉलेज में भी जाके पढ़ते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। यार हमारा उससे कोई वास्ता नहीं, बस आप ये याद रखो पेपर में अगर पूछता है कि अगर कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा है तो एक तो ये शर्त पूरी होनी चाहिए, और अगर ये शर्त पूरी हो रही है तो पक्की बात है कि यार ये हिसाब किताब भी उसमें लग रहा होगा, यानी ये डिफरेंशियल इक्वेशन भी एक एसएचएम फुलफिल करेगा। क्या डी टू एक्स बाई डी डी टू प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स बराबर 0। समझ में आ गई बात? हाँ गुरुजी बिल्कुल सर समझ में आ गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो डी टू एक्स बाई डी डी टू प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स बराबर 0 जो भी मोशन फुलफिल करेगा, जो भी मोशन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, वो एक एसएचएम कहलाएगा। समझ में आ गई बात? हाँ सर, तो इसको भी अपन डब्बे में बंद कर देते हैं। अब जो मैथ्स पढ़ते हैं ना यार, हमारा उससे कोई वास्ता नहीं। जो मैथ्स पढ़ते हैं वो डिफरेंशियल, जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं ना, उसको सॉल्व करते हैं, उसका एक सॉल्यूशन आता है, वैसे डिफरेंशियल इक्वेशन है, देखो बस नाम पता होना चाहिए अपने को तो, और इक्वेशन पता होनी चाहिए। वैसे डिफरेंशियल इक्वेशंस के भी सॉल्यूशंस होते हैं, और कैसे होते हैं उससे अपना दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। बाय सॉल्विंग, इसको जब सॉल्व किया गया, वो कौन सॉल्व करेगा? वो तो मैथ्स वाले सॉल्व करेंगे, ये भी हम सॉल्व कर लेंगे, तो मैथ्स वाले क्या करेंगे फिर, ठीक है। हाँ सर, तो बाय सॉल्विंग हमें इसका सॉल्यूशन मिलता है। जी हाँ देवियों सज्जनों, हमें इसका एक सॉल्यूशन मिलता है, इसका सॉल्यूशन मिलता है x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा डी प्लस फाई नॉट। मैं इसको फाई नॉट को फाई लिख देता हूं, खैर कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैंने पीछे भी फाई ही लिखा है। ये मैं आपको बता चुका हूं बेटा, क्या फेज है, क्या इनिशियल फेज है, एम्पलीट्यूड सब बता चुका हूं। टाइम पीरियड और ओमेगा में रिश्ता क्या कहलाता है बेटा, t इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1 बाय टाइम पीरियड, तो फ्रीक्वेंसी होगी 1 बाय टाइम पीरियड यानी ओमेगा बाय 2 पाई। एक एग्जांपल है कि मान लो आपको मास m दे रखा है, k की वैल्यू, के स्प्रिंग कांस्टेंट की जगह यहां पे हम बोलते हैं फोर्स कांस्टेंट, हालांकि उसका यूनिट वही है जो स्प्रिंग कांस्टेंट का होता था। या लेट सपोज हमको ऐसे इक्वेशन दे रखी है एक, d2x बाई dt2 प्लस 440 बाई 5x बराबर 0, या d2x बाई dt2 प्लस 440 बाई 5 हो गया 88x, तो d2x बाई dt2 प्लस ओमेगा स्क्वायर x बराबर 0, तो 88 क्या हो गया, किससे कंपेयर हो रहा है, ओमेगा स्क्वायर से, तो ओमेगा आ गया अपने पास रूट 88। हाँ सर, और यहां पे हम बोल सकते हैं बेटा कि 2 पाई बाई टी कितना हो गया, ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाई टी होता है ना, रूट 88, तो टाइम पीरियड कितना हो गया, या डायरेक्ट आप बोल दो टाइम पीरियड कितना हो गया 2 पाई बाय ओमेगा, 2 पाई बाय ओमेगा, डायरेक्ट आप बोल दो टाइम पीरियड हो गया 2 पाई बाय ओमेगा या 2 पाई बाय रूट 88। तो हो सकता है पेपर में इस तरीके की कोई चीज दे दे कि यार ऐसी कोई इक्वेशन दे दिया आपको, और फिर बोल रहा है कि इससे आप ना, जाहिर सी बात है ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, बोल रहा है टाइम पीरियड बताओ, तो मैं तो कंपेयर कर लूंगा इसको इससे, तो मैंने पाया कि ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या आ रहा है 88, तो 88 क्या हो गया ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा हो गया रूट 88, वहां से मैंने टाइम पीरियड निकाल लिया, इसको देख लीजिए। तो एक कंडीशन ऑफ एसएचएम है, ये फुलफिल होगी तो ये भी हो ही जाएगी, है ना। तो जो भी पार्टिकल इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा इट मींस कि वो एसएचएम कर रहा है, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे बेटा, ये हो गया, पॉज करके देख लेना इसको। चलो भाई, सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम, सुपरपोजिशन का मतलब धप्पा, एक एसएचएम के ऊपर दूसरा एसएचएम। जी हाँ, दो एसएचएम हम सुपर इंपोज कर सकते हैं, कर तो दो से ज्यादा भी सकते हैं। y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी, लेट सपोज ऐसा है, तो दो एसएचएम है मान के चलना। अच्छा, मैं कॉस को क्या लिख सकता हूं, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2,
तो ये दोनों, ये भी एसएचएम है, ये भी एसएचएम है, ये एसएचएम जब धप्पा हो जाएंगे यानी सुपर इंपोज हो जाएंगे, तो जो नया एसएचएम आएगा बेटा, जो नया एसएचएम आएगा उसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस ये याद रखें कि जब भी हम सुपर पोजिशन ऑफ एसएचएम कर रहे हैं यानी एसएचएम का धप्पा कर रहे हैं, एक एसएचएम में दूसरा एसएचएम कंबाइन कर रहे हैं, तो रिजल्टेंट मोशन एक एसएचएम कब होगा, जब इनकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम होगी। ये एक एसएचएम है नो डाउट, ये एक एसएचएम है नो डाउट, लेकिन इनका रिजल्टेंट भी एसएचएम तब माना जाएगा जब इनकी एंगुलर फ्रीक्वेंसीज सेम होंगी। समझ में आ गई बात? ठीक है, सेम है यहाँ पे तो रिजल्टेंट एसएचएम का एम्पलीट्यूड कितना आ गया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सर मान लो अगर यहाँ पे एक सी भी ऐड हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, हाँ सर इसको देख लें आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर अपन चलते हैं आगे। ठीक है, ओके डन, चलो बेटा आगे बढ़ेंगे। अब कोई पार्टिकल अगर एसएचएम कर रहा है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट एट टी टाइम वो तो देख लिया, एक्स इक्वल्स टू ए साइन ब्रैकेट के अंदर ओमेगा टी प्लस 5, वेलोसिटी एक्सेलरेशन पोजीशन, खैर पोजीशन तो हमने देख लिया, लेकिन यहां पे हम वेलोसिटी देखने वाले हैं, उसकी एक्सेलरेशन देखने वाले हैं। तो बेटा वेलोसिटी कितनी होती है एट टी टाइम, नहीं देखो आप अगर इसको डिफरेंशिएट करना चाहो, सुनो मेरी बात, अगर आप इसको डिफरेंशिएट कर दो, एक्स को डिफरेंशिएट कर दो टी के रिस्पेक्ट में, तो v हो जाएगा dx बाई डी टी बराबर a साइन का हो गया cos ओमेगा टी प्लस 5, ओमेगा टी प्लस 5 का डिफरेंशिएशन हो गया ओमेगा, फिर आप वेलोसिटी जो आया एज अ फंक्शन ऑफ टाइम उसको डिफरेंशिएट करोगे तो मिलेगा आपको एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो वो तो आप डिफरेंशिएट करके निकाल ही सकते हो, तो आपको वेलोसिटी मिलेगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एक्सेलरेशन मिलेगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। लेकिन यहाँ पे हम बेटा बात किसकी कर रहे हैं, बेटा हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन। तो v बराबर ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, v बराबर ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ए एम्पलीट्यूड, एक्स पोजीशन पर जब वो पार्टिकल होगा एसएचएम करते हुए, या जब उसका डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन होगा एक्स, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। अब आप देखो तो एक्स की मिनिमम वैल्यू या स्क्वायर फंक्शन की मिनिमम वैल्यू तो जीरो ही हो सकती है, जीरो से कम नहीं हो सकती। जब मीन पोजीशन पे होगा तो एक्स जीरो होगा, तो वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, कितनी आ गई, अंडर रूट ए स्क्वायर हो गया ए, तो वेलोसिटी मैक्सिमम होगी ओमेगा ए। हाँ प्लस माइनस हो सकता है, प्लस कब, राइट साइड जाते हुए, और माइनस कब, लेफ्ट साइड जाते हुए। तो x बराबर जीरो पर हम बोल सकते हैं बेटा एट x इक्वल्स टू जीरो वेलोसिटी इज मैक्सिमम, सही बात है। या फिर मैं यहां पे लिख देता हूं कि v मैक्सिमम कब होगी, एट x इक्वल्स टू जीरो। तो वेलोसिटी जो होगी मैक्सिमम वो हो सकती है प्लस ओ ए ओमेगा या माइनस ए ओमेगा, प्लस या माइनस क्यों, साइन कन्वेंशन, और कब होगी, मीन पोजीशन पर, x बराबर जीरो पर मीन पोजीशन पर। तो राइट साइड पॉजिटिव है तो मीन पोजीशन से राइट साइड जाते हुए वेलोसिटी मैक्सिमम ए ओमेगा, और मीन पोजीशन से लेफ्ट जाते हुए v मैक्सिमम माइनस ए ओमेगा। ठीक है, अच्छा एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन, a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब x की अधिकतम वैल्यू कितनी हो सकती है, एम्पलीट्यूड के बराबर, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है ना एम्पलीट्यूड, तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम हमारे पास होगा बेटा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। माइनस का मतलब क्या है यहाँ पे सर, मैक्सिमम में माइनस का मतलब है, माइनस का मतलब है क्योंकि हमेशा एक पार्टिकल जो एसएचएम कर रहा है बेटा उस पर एक फोर्स लगेगा टुवर्ड्स द सेंटर या टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, इसलिए ये माइनस साइन यहां पे आया है। समझ में आ गई बात। और एक्सेलरेशन मैक्सिमम कब आई, एक्स की वैल्यू जब ए हो गई यानी एक्सट्रीम पोजीशन पर। एक्सट्रीम पोजीशन समझते, मैं बना भी देता हूं बेटा, यहां पे देखना बहुत ध्यान से। हाँ सर, ये तो हो गया पार्टिकल एसएचएम कर रहा है उसका पाथ। अब यहाँ पे आप ऐसे ले लो कि ये हो गया आपका एक्सट्रीम पोजीशन, ये हो गया आपका एक और एक्सट्रीम पोजीशन, ये हो गया आपका मेन पोजीशन। ठीक है, ये हो गया लेट से x बराबर जीरो, ये हो गया x बराबर प्लस ए, और बेटा ये हो गया x बराबर माइनस ए। ये कितना हो गया a, ये कितना हो गया a। इसको हम बोलेंगे राइट एक्सट्रीम। एक मिनट जी गुरुजी, ये हो गया हमारे पास मीन पोजीशन, ये हो गया लेट सपोज लेफ्ट एक्सट्रीम, है ना, और उधर हो गया हमारे पास राइट एक्सट्रीम, उधर हो गया हमारे पास बेटा राइट एक्सट्रीम। मीन पोजीशन, राइट एक्सट्रीम, लेफ्ट एक्सट्रीम, x बराबर जीरो, x बराबर प्लस ए, x बराबर माइनस ए। तो x की अधिकतम वैल्यू कितनी होगी, a हो गई, राइट साइड लोगे तो प्लस ए, लेफ्ट साइड लेंगे तो माइनस ए। ठीक है, हाँ सर वापस चलते हैं यहाँ पे।
तो यहाँ पे हमारे पास जो एक्स ए की मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो कब आ रही है, जब हम एक्स की वैल्यू ए पुट कर रहे हैं, तो ये आ रही है एट एक्सट्रीम्स। एट एक्सट्रीम्स कब आ रही है बच्चों, एक्सट्रीम्स पर आ रही है ना। अच्छा, अब आपको एक चीज याद रखनी है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बतलाया था कि यार ये रहा x बराबर a sin ओमेगा टी प्लस 5, मैं आपको डिराइव भी करके बता देता हूं, कोई हर्ज नहीं है उसमें। x बराबर a sin ओमेगा टी प्लस 5, वेलोसिटी क्या हो गया बेटा, सर वेलोसिटी हो गया dx बाय dt। इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा पोजीशन को, तो क्या मिलेगा, a ओमेगा टी प्लस 5 का डिफरेंशिएशन ओमेगा, और ये हो गया cos ओमेगा टी प्लस 5। सही है क्या, मैं इसको लिख सकता हूं a ओमेगा, cos की जगह लिख दिया sin, और ब्रैकेट में अंदर क्या आ गया, प्लस पाई बाय 2। जी गुरुदेव, क्लास में करवा रखा है, अगर आपने एसएचएम नहीं पढ़ा है तो ये माइंड मैप आपके लिए नहीं है। मैं बार बार मतलब मुझे हर माइंड मैप में एक बच्चा तो ऐसा मिलता है जो बोलता है कि क्या ये माइंड मैप, खाली माइंड मैप पढ़ के काम हो जाएगा क्या। खुद सोचो आप क्या पूछ रहे हो, आप खुद से सोचो कि आपने कोई लेक्चर अटेंड नहीं किया, मान लो ये 6 से 7 लेक्चर में क्लास में करवाया जा रहा है, लेट सपोज 6 7 8 लेक्चर में ये एसएचएम करवाया जा रहा है, आपने नहीं पढ़ा, क्या माइंड मैप पढ़ के काम हो जाएगा। आप खुद से सोचो, माइंड मैप किसके लिए है, जो क्रिस्प रिवीजन चाहता है, सारे कंसेप्ट सारे फॉर्मूले वो एक साथ 1 घंटे के भीतर उसका रिवीजन चाहता है, उसके लिए होता है बेटा माइंड मैप। ठीक है, ए बराबर डी वी बाय डी टी ए। और ऐसा हो सकता है क्या कि आपने क्लास में ठीक से कुछ भी नहीं पढ़ा, एक क्लास अटेंड की, एक नहीं करी, फिर आपने माइंड मैप पढ़ लिया, और फिर आप सोचो आपसे सवाल लग जाए। आप खुद से सोचो कि बेटा मजाक थोड़ी चल रहा है, कॉमन सेंस भी तो लगाओ, कॉमन सेंस भी तो लगाओ ना, कि सवाल कब बनेगा, जब आप चीज पढ़ोगे, कंसेप्ट क्लियर करोगे क्लास में, उसका रिवीजन करोगे क्लास नोट से और माइंड मैप के साथ, तब जाके सवाल बनेगा ना आपसे। खाली माइंड मैप करने से सवाल बन जाता, अब छोड़ो जाने दो, अब मैं क्या ही बोलूं। ए बराबर डीवी बाई डी टी, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया, साइन का हो गया, या यूं कह लो कि बहुत ध्यान से सुनना, कॉस का डिफरेंशिएशन कर दिया, कॉस का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस साइन, एक ओमेगा बाहर आएगा, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, कॉस का हो गया साइन ओमेगा टी प्लस 5। अब मैं माइनस को अंदर ले जाऊं तो अंदर मुझे प्लस पाई करना पड़ेगा, ये सब क्लास में डिराइव करवाया जाता है, तो जाएगा साइन ओमेगा टी। मैं आपको डायरेक्ट भी बोल के बता सकता था, लेकिन यहां पे मैंने पूरा डिराइव करके बताया। ठीक है, एक्स हो गया पोजीशन, ये हो गया वेलोसिटी, ये हो गया एक्सेलरेशन। देखो यहां पे इसको डिफरेंशिएट करूंगा, हालांकि तो बस मैंने इसलिए लिखा है साइन में ताकि मैं इससे कंपेयर कर सकूं ये कितना आगे, फेस डिफरेंस कितना है। कॉस का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस है, ये माइनस को अंदर ले जाने की निंजा टेक्निक है ना। आपको पता होगा साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। बेटा साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है पता है ना, पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। क्या होता है बेटा, माइनस साइन थीटा। ठीक है, समझ में आ रही बात, हाँ सर बिल्कुल। तो माइनस अंदर ले गए तो हमने लिख दिया प्लस पाई। अब आप ध्यान से देखो, तो इसमें क्या जोड़ू कि आ जाए, मतलब इसमें कितना एंगल जोड़ू कि आ जाए, पाई बाय 2। इसका मतलब वेलोसिटी पोजीशन से कितना आगे है, कितना आगे है, पाई बाय 2 आगे, फेस डिफरेंस। यस सर। अब पाई बाय 2 में क्या जोड़ू कि पाई आ जाए, पाई बाय 2 में क्या जोड़ू कि पाई आ जाए, पाई बाय 2 ही जोड़ दो। तो ये जो एक्सेलरेशन है ये वेलोसिटी से कितना आगे बेटा, पाई बाय 2 आगे। यस सर। या फिर डायरेक्ट बोलो एक्स में, इसमें क्या जोड़ू की आ जाए, पाई जोड़ दो, तो एक्स से कितना आगे बेटा, एक्सेलरेशन पाई। तो यहां पे मैंने पूरा आपको डिराइव करके बता दिया, जो क्लास में डेरिवेशन करवाया जाता है ना, वो मैंने आपको यहां पे करके बता दिया। पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, सारे के सारे पाई के टर्म्स में। तो इससे पाई बाय 2 आ गए, इससे पाई बाय 2 आ गए, इससे पाई आ गए। तो डायरेक्ट पेपर में क्या पूछता है कि वेलोसिटी और पोजीशन में कितना फेस डिफरेंस है, पाई बाय 2 का। एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में कितना फेस डिफरेंस है, पाई बाय 2 का। कि पोजीशन और एक्सेलरेशन में कितना फेस डिफरेंस है, पाई का। इसको देख लीजिए, चलेंगे फिर आगे। ठीक है साहब, ये सब आपको तभी समझ में आएगा जब आपने क्लास में चैप्टर पढ़ रखा होगा। तो देखो पोजीशन से v कितना आगे, पाई बाय 2 फेस डिफरेंस, v से a कितना आगे फेस डिफरेंस, पाई बाय 2, और पोजीशन और एक्सेलरेशन में कितने का फेस डिफरेंस है, पाई। तो मैंने आपको प्रूफ भी कर दिया। तो मैंने आपको पीछे वहां वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल दिया, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल दिया, और यहाँ पे वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन भी आ चुका है टकाटक। अब एक स्टैंडर्ड सवाल है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है कि मान लो मीन पोजीशन x बराबर 0 पर है, मीन पोजीशन x बराबर 0 पर है, इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो जब पार्टिकल का पोजीशन x1 है तो उसकी वेलोसिटी v1 है, जब पार्टिकल का पोजीशन v2 है तो उसकी वेलोसिटी v2 है। तो वो आपसे एम्पलीट्यूड और ओमेगा पूछता है,
तो आपको क्लास में सवाल करवाया जाता है, करवाया जाना चाहिए भी। और एम्पलीट्यूड का आंसर या एम्पलीट्यूड इन टर्म्स ऑफ v1 v2 x1 x2 एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी इन टर्म्स ऑफ v1 v2 x1 x2 हमारे सामने यहाँ पे मौजूद है, इसको आप देख लीजिए। ठीक है, तो आप चाहे तो इसको क्लास नोट्स में लिख लीजिएगा और कोशिश करिएगा एक बार इसको प्रूव करने की भी। कैलकुलेशन ऑफ टाइम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड, इस पे ऑलरेडी नीट में सवाल पूछ चुका है, इसमें ऑलरेडी जेई पे सवाल पूछ चुका है। मैक्सिमम वेलोसिटी देता है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन देता है, फिर पूछ लेता है एम्पलीट्यूड कितना होगा, टाइम पीरियड कितना होगा। मुझे एक बात बताओ, वी मैक्स होता है बच्चों, वी मैक्स होता है बच्चों ए ओमेगा, ए मैक्स होता है बच्चों ओमेगा स्क्वायर ए या ए ओमेगा स्क्वायर। अभी मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, मैंने माइनस साइन यहाँ पे हटा दिया, मैग्नीट्यूड की बात करूं। इन दोनों को अगर डिवाइड कर दूं, ए मैक्स और वी मैक्स को ए मैक्स बाय वी मैक्स कर दूं, तो ए ओमेगा स्क्वायर बाय ए ओमेगा, ए से कट गया, ओमेगा स्क्वायर बाय ओमेगा, ओमेगा आ गया, तो ओमेगा आ गया मेरे पास ए मैक्स बाय वी मैक्स। तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, 2 पाई बाय ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू पुट कर दूंगा तो टाइम पीरियड आ जाएगा। मतलब यहां से मेरे पास इसको और इसको डिवाइड करके ओमेगा आ गया, ओमेगा आ गया तो टाइम पीरियड आ गया। अच्छा, अगर मुझे एम्पलीट्यूड निकालना है तो एम्पलीट्यूड कितना हो गया, देखो वी मैक्स का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय ए मैक्स यानी ए ओमेगा स्क्वायर, तो एम्पलीट्यूड आ जाएगा मेरे पास यहां से। तो अगर मुझे वी मैक्स पता है, ए मैक्स पता है, तो प्यारे बच्चों, मेरे लाडले बच्चों, मेरे पास यहां पे ओमेगा भी आने वाला है और एम्पलीट्यूड भी आने वाला है। इस पे ऑलरेडी नीट में सवाल आ चुका है, जेई में भी सवाल आ चुका है, नीट एज वेल एज जेईई दोनों में सवाल पूछा जा चुका है। ठीक है, देख लेंगे इसको टकाटक एकदम, फिर चलेंगे आगे। सारा कुछ आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, मैं हट गया साइड में, नहीं तो आप मौका ढूंढते कि गुरुजी साइड में कब हटेंगे, बीच में नाच रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं, ये भी हो गया है ना। अब देखो कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर जो स्प्रिंग से बेटा मैं एक चीज करता हूं यहाँ पे, ये चीज बड़ी है मस्त मस्त, एक मिनट तो थोड़ा सा नीचे खिसकाएंगे और आप याद रखेंगे बेटा, अगर स्प्रिंग्स जो है वो पैरेलल में जुड़ी हुई है तो उनका जो स्प्रिंग कांस्टेंट इक्विवेलेंट होगा वो होगा 1 बाय के इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 बाय k1 प्लस 1 बाय k2 प्लस 1 बाय k3 एंड सो ऑन एंड सो ऑन। इस तरीके से होता जाएगा, इस तरीके से होता जाएगा, ठीक है ना। हाँ सर, लेकिन अगर सिर्फ दो स्प्रिंग्स होंगी, फॉर टू स्प्रिंग्स, अगर मैं यहां पे लिख दूं फॉर टू स्प्रिंग्स, अगर खाली दो स्प्रिंग्स है बेटे, तो हम बोलेंगे 1 बाय के इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 बाय k1 प्लस 1 बाय k2, तो के इक्विवेलेंट आ जाएगा k1 k2 बाय k1 प्लस k2। ये किसके लिए ये है वैलिड, ये दो स्प्रिंग के लिए। दो स्प्रिंग से ज्यादा है तो फिर आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। अब सुनो, मान लो ये सीरीज में दिख रही है हमको, है ना, k1 k2 और एक मास लटका दिया m। तो अगर मुझे इसका टाइम पीरियड चाहिए, इसका टाइम पीरियड चाहिए, तो मैं बोलूंगा टाइम पीरियड। अच्छा आपको पता ना, एक सेकेंड, एक मिनट रुकना, स्प्रिंग ब्लॉक ऑसिलेटर का मैं आपको बता दूं, मैं वापस उसी पे आऊंगा, बस मैं आपको एक चीज बता दूं क्योंकि टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया इसलिए। स्प्रिंग ब्लॉक ऑसिलेटर यानी कि एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग से कनेक्टेड मास है, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के है, मास ब्लॉक का m है, इसको मैं खींच के छोड़ दूं ऑसिलेट करेगा, मैं मान के चल रहा हूं कहीं भी कोई एनर्जी डिसिपेशन नहीं है, इसको कंप्रेस करके छोड़ दूं ऑसिलेशन करेगा। ऑसिलेशन का टाइम पीरियड होगा 2 पाई अंडर रूट m बाय के इक्विवेलेंट। अभी फिलहाल सिर्फ एक स्प्रिंग है तो मैं बोल दूंगा यहाँ पे के आ गया, मैं इस पे वापस लौटूंगा, बस ये फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है ताकि मैं वहां से लेट करवा पाऊं। खैर, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा बेटा, अगर स्प्रिंग सीरीज में, तो टाइम पीरियड इस पूरे कॉम्बिनेशन का हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट जो मास जुड़ा हुआ m डिवाइड बाय के इक्विवेलेंट। सही है, अगर खाली स्प्रिंग 1 से मास m ऑसिलेट करता है तो उसका टाइम पीरियड t1 आता है, लेट सपोज। खाली स्प्रिंग 2 से मास ऑसिलेट करता है तो उसका टाइम पीरियड t2 आता है, और फिर अगर दोनों को सीरीज में जोड़ दूंगा तो टाइम पीरियड आता है टी सीरीज, तो टी सीरीज t1 और t2 में रिश्ता कहलाता है टी। आप आराम से इसको डिराइव भी कर सकते हैं क्लास में, टी सीरीज का स्क्वायर इक्वल्स टू टी1 स्क्वायर प्लस टी2 स्क्वायर, और क्योंकि टी सीरीज का स्क्वायर है तो हम यहां पे लिख सकते हैं टी सीरीज इज अंडर रूट टी1 स्क्वायर प्लस टी2 स्क्वायर। टी सीरीज तो समझ गए, व्हाट इज टी1 टी2। जब ये मास m सिर्फ और सिर्फ स्प्रिंग 1 से कनेक्ट होगा तो टाइम पीरियड t1 आएगा, जब ये मास m सिर्फ और सिर्फ स्प्रिंग 2 से कनेक्टेड होगा तो टाइम पीरियड कितना आएगा प्यारे बच्चों, t2 आएगा, है ना। और टी सीरीज क्या हो गया, जब ये सीरीज में कनेक्टेड है, तो ये रिश्ता देख लो, इस पे भी सवाल पूछ चुका है, इस पे भी सवाल पूछ चुका है। समझ में आ गई बात। हाँ सर, पैरेलल की बात करें तो ये इस तरीके से पैरेलल में अगर जुड़ी हुई है तो के इक्विवेलेंट क्या होता है बेटा, के इक्विवेलेंट होता है अगर पैरेलल में स्प्रिंग्स जुड़ी है k1 प्लस k2 प्लस k3 प्लस एंड सो ऑन, डायरेक्ट ऐड हो जाएंगी, डायरेक्ट ऐड हो जाएंगी। एक सेकेंड,
जी गुरुदेव। K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, अगर सिर्फ दो स्प्रिंग्स होगी तो K1 प्लस K2 आ जाएगा। किसके लिए बेटा? ये किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ दो स्प्रिंग्स के लिए। जाहिर सी बात है कि ऐसे पैरेलल में मान लो दो स्प्रिंग्स कनेक्टेड हो, अच्छा चाहे ऐसे कनेक्टेड हो, चाहे ऐसे कनेक्टेड हो, ऐसे कनेक्टेड हो, ये भी पैरेलल को बच्चों को लगता है सीरीज है, लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि जब ये तो दिख रहा है पैरेलल, मैं इसको खींचूंगा दबाऊंगा, दोनों में सेम इलोंगेशन या कंप्रेशन आएगा दोनों स्प्रिंग्स में। इस केस में भी मैं इसको इधर या इधर मूव करूंगा तो दोनों स्प्रिंग्स में क्योंकि सेम कंप्रेशन और इलोंगेशन आएगा, एक में एक्स कंप्रेशन आ रहा है, एक में एक्स इलोंगेशन आ रहा है, इसमें भी यही केस है, तो ये दोनों भी केस पैरेलल ही हुए, कंफ्यूज मत होना। तो टी पैरेलल क्या हो गया? 2 π√m/k इक्विवेलेंट। अच्छा, खाली इससे टाइम पीरियड T1 आ रहा है, खाली इससे टाइम पीरियड T2 आ रहा है, लेकिन इनके कॉम्बिनेशन से टाइम पीरियड T पैरेलल आ रहा है। T पैरेलल हो गया। अच्छा, T पैरेलल T1 और T2 में रिश्ता क्या कहलाता है? 1/T पैरेलल का स्क्वायर इक्वल्स टू 1/T1 स्क्वायर प्लस 1/T2 स्क्वायर। इसमें ऑलरेडी है ना, इस पे ऑलरेडी नीट में सवाल पूछा जा चुका है ना, तो मैं यहां पे लिख देता हूं, इसमें या इसमें से किसी एक से पूछा था, आप देख लेना। मैं इस पे लिख देता हूं नीट PYQ, है ना, या तो इस पे था या इस पे था, वो आप चेक कर लेना, टी सीरीज या टी पैरेलल पे था। और बेसिकली बताना क्या था? टी सीरीज या टी पैरेलल का रिश्ता T1 और T2 के साथ। इसको देख लीजिए, फिर अपन चलते बेटा आगे। अब दो स्पेशल केस और हैं, इन पे सवाल पूछे जा सकते हैं। एक मिनट, हमारा शायद एक स्लाइड रह गया ना, हाँ ये वाला स्लाइड रह गया, वापस इस पे आते हैं फिर वहां चलेंगे। तो स्प्रिंग ब्लॉक ऑसिलेटर का टाइम पीरियड होता है 2 π√m/k, और अगर एक से ज्यादा स्प्रिंग्स है तो K इक्विवेलेंट हो जाएगा। मैं आपको एक खास बात बताऊं, ये जो है मास पे भले डिपेंड कर रहा है, और मास तो हर जगह कांस्टेंट होता है, चाहे लिफ्ट में लेके जाओ, चाहे चांद पे लेके जाओ, चाहे कहीं भी लेके जाओ, कहीं भी लेके जाओ, चाहे कार में रख दो, चाहे एक्सिलरेटिंग फ्रेम में रख दो, मास तो हमेशा कांस्टेंट है, मास थोड़ी चेंज होता है। और के स्प्रिंग कांस्टेंट भी चेंज नहीं हो रहा, प्लैनेट से प्लैनेट ले जाने में कुछ भी नहीं हो रहा, जब तक आप स्प्रिंग को कट नहीं करते या उसका मेटीरियल नहीं बदल देते। तो स्प्रिंग ब्लॉक ऑसिलेटर का टाइम पीरियड, चाहे आप वर्टिकल लिफ्ट में लिख दो, रख दो, वर्टिकली अपवर्ड एक्सेलरेटेड, वर्टिकली डाउनवर्ड एक्सेलरेटेड, कहीं भी रख दो, कुछ भी रख दो, एक्सेलरेटेड कार में रख दो, चंद्रमा पे ले जाओ, कहीं किसी प्लैनेट पे ले जाओ, ये जो टाइम पीरियड है इसका, ये क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जी वाला फैक्टर नहीं आ रहा है। अच्छा, अगर दो ब्लॉक्स एक ही स्प्रिंग से कनेक्टेड हों, है ना, तो यहाँ पे हम टाइम पीरियड, इसकी कोई आवश्यकता नहीं, तो जो टाइम पीरियड होगा वो होगा टी, इस सिस्टम का होगा T इक्वल्स टू 2 π√m रिड्यूस्ड बाय K। ये हो गया स्प्रिंग कांस्टेंट। रिड्यूस्ड मास होता है m1 m2 बाय m1 प्लस m2। रिड्यूस्ड मास क्या होता है प्यारे बच्चों? m1 m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, तो इसका टाइम पीरियड हो गया। अच्छा, कटिंग ऑफ स्प्रिंग, अगर हम स्प्रिंग को कट कर देंगे, स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है ना K, वो दो चीजों पे निर्भर करता है, एक तो स्प्रिंग के मटेरियल पर और दूसरा स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ पर। और स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ पे स्प्रिंग कांस्टेंट कैसे डिपेंड करता है? स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स नेचुरल लेंथ। तो पेपर में हो सकता है कि आपसे K वर्सेस नेचुरल लेंथ L का ग्राफ पूछ ले। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में कैसा रिश्ता आएगा बेटा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और आपको याद रखना है कि मान लीजिए कोई स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है, लेट सपोज उसकी नेचुरल लेंथ L हो गई, और अब आपने क्या किया बेटा? उसको कट कर दिया, उसको कट कर दिया, तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट चेंज हो जाएगा। मैं यहाँ पे ब्लैक, ये विजिबल है क्या? हाँ सर विजिबल है, हालांकि मैं यहाँ पे ना इसको ब्लैक से कर देता हूं, तो देखिएगा स्प्रिंग कांस्टेंट K था, अब इसको कट कर दिया तो स्प्रिंग कांस्टेंट K डैश हो गया। लेंथ, लेट सपोज पहले नेचुरल लेंथ L था, अब नेचुरल लेंथ हो गया L/N। तो अगर आपने लेट सपोज इसके n टुकड़े कर दिए तो हर टुकड़े की लेंथ कितनी होगी? L/N। तो ऐसा करने से हर टुकड़े की स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगी K डैश बराबर n टाइम्स के। दो टुकड़े कर दिए तो L/2 L/2, तो स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया 2K। तीन टुकड़े कर दिए L/3 L/3 L/3, तो स्प्रिंग कांस्टेंट हो जानी है 3K। हाँ सर समझ गए, तो इसको आप देख लीजिए, मैं हट जाता हूं साइड में, फिर चलेंगे अपन आगे, है ना। तो आप इसको कहीं भी ले जाओ, इंक्लाइन प्लेन पे रख दो, अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, बोला ना, इंक्लाइन प्लेन पे भी रख देगा तब भी मास सेम रहेगा, के ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, हाँ सर। अब वापस से रुख करते हैं बेटा इस स्लाइड का, है ना। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि मान लीजिए, हो सकता है पूछ ले कि यहां पे यूट्यूब मैनोमीटर में, हमारे पास यूट्यूब में एक लिक्विड है, और लिक्विड की जो लेंथ है ना, लिक्विड की जो लेंथ है हर एक लिंब में, दैट इज एच। अब मान लीजिए आप प्रेशर अप्लाई करके
एक तरफ से लिक्विड को दबा देते हैं तो दूसरी तरफ से लिक्विड राइज कर जाएगा और छोड़ दे, तो लिक्विड क्या करेगा, एसएचएम करेगा, और उस एसएचएम करते हुए लिक्विड का जो टाइम पीरियड होगा वो होगा 2 h/g। क्या है, h है लेंथ ऑफ लिक्विड कॉलम इन एनी लिम्ब आइदर लेफ्ट और राइट। ये x तो एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है कि यहां से x दबा दिया तो वहां से x राइज कर जाएगा और छोड़ दोगे तो एसएचएम करेगा। तो 2 h/g या t इक्वल्स टू 2 m/2 ρ क्या हो गया, एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ यूट्यूब, रो क्या हो गया, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और m क्या हो गया, मास ऑफ लिक्विड। तो आप याद रख सकते हैं, ठीक है। हाँ सर, एक ये केस हुआ ऑसिलेशन ऑफ फ्लोटिंग बॉडी की। मान लीजिए कोई बॉडी है जिसका जो डेंसिटी है दैट इज सिग्मा, उसका मास हो गया m, क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा a, और उसकी कंप्लीट हाइट हो गई h, और वो x आपने क्या कर रखा है बेटा, x अमाउंट से आपने उसको सबमर्ज कर रखा है, और लिक्विड की डेंसिटी हो गई रो। तो इसको आपने हल्का सा पानी के, ये फ्लोट कर रहा है, आपने इसको हल्का सा पुश कर दिया पानी के अंदर, तो ये क्या करेगा, एसएचएम करेगा पानी में या लिक्विड में। उसका टाइम पीरियड होगा 2π√m/ρga। m क्या हो गया, इसका मास हो गया, रो क्या हो गया, लिक्विड का डेंसिटी, g पता है आपको, a हो गया इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, या फिर t इक्वल्स टू 2π√σh/ρg। सिग्मा क्या है, बॉडी का डेंसिटी, h क्या है, इसका कंप्लीट हाइट, सबमर्ज्ड हाइट नहीं, कंप्लीट हाइट है, रो क्या हो गया, लिक्विड का डेंसिटी, g तो आपको पता ही है। तो ये फॉर्मूले भी आपको पता होने चाहिए। मैं हट जाता हूं बेटा साइड में, इसको देख लीजिए। अच्छा, इसके लिए भी साइड हटना था सर, आप भूल गए शायद, ये देखो सबके लिए हट जाएंगे साइड, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई नहीं, मैंने वहां पे नेचुरल एंड स्मॉल एल से लिख दिया, कैपिटल एल से लिख दी, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देख लीजिए, इसके लिए भी हट गए साइड में, ये देख लीजिए, इसके लिए भी हट गए साइड में। चलें फिर आगे। हाँ सर, अब बात करते हैं सिंपल पेंडुलम की। सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो अगर आपको हमने पहले से पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं तो इस चैप्टर में तो देखते ही हैं। टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज 2π√L/g। L है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ रस्सी जिससे पेंडुलम बॉब अटैच्ड है, और यहाँ पे बेसिकली g की जगह आप बेटर होगा g इफेक्टिव लिखे, क्योंकि हमें पता है g इफेक्टिव लिफ्ट में चेंज हो जाता है एक्सिलरेटिंग लिफ्ट में, एक्सिलरेटिंग फ्रेम में। तो सेकंड्स पेंडुलम क्या होता है भी पता होना चाहिए। सेकंड्स पेंडुलम, बच्चों को लगता है सेकंड्स पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 1 सेकंड हो, ना, जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड हो। तो अगर यहाँ पे टाइम पीरियड की वैल्यू आप 2 पुट करोगे, 2 से 2 शहीद हो जाएगा, g को π² मान लोगे तो पाई से पाई शहीद हो जाएगा, लेंथ आएगी 1 मीटर। तो अप्रोक्सीमेटली सेकंड्स पेंडुलम की लेंथ होती है 1 मीटर। प्लीज आप कंसेप्ट ऑफ जी इफेक्टिव को याद रखें, ये जी इफेक्टिव यहाँ पे काम आता है, कैसे काम आता है उसको अपन देखते हैं, इसको देख लीजिए, ठीक है। हाँ सर, लेट्स मूव अहेड गाइस, आगे चलते हैं। और अब यहाँ पे आगे चल के हमने पाया कि पेंडुलम को अगर हम लिफ्ट में रख देंगे तो केस 1, मूविंग विद कांस्टेंट अपवर्ड एक्स, ऊपर जा रही है तो जी इफेक्टिव कितना हो जाना है, g+a। तो टाइम पीरियड हो गया 2π√L/g+a। नीचे डिनोमिनेटर बढ़ गया, टाइम पीरियड कम हो गया, टाइम पीरियड कम हो गया, यानी जो काम पहले 2 सेकंड में हो रहा था वो 2 से कम में हो जाएगा, फास्ट हो गया पेंडुलम। केस 2, मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स a, है ना, तो g इफेक्टिव नीचे जा रहा है तो g-a हो गया, तो टाइम पीरियड हो गया 2π√L/g-a। डिनोमिनेटर कम हो गया, टाइम पीरियड बढ़ गया, यानी जो काम पहले 2 सेकंड में हो रहा था मान लो वो अब ज्यादा में हो रहा है, स्लो हो गया पेंडुलम। मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, या तो रेस्ट पर है या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो एक्सेलरेशन 0, तो टाइम पीरियड वही अपना सिंपल 2π√L/g। अगर फ्री फॉल में है, मान लीजिए लिफ्ट की रस्सी काट दी, तो नीचे की तरफ जो एक्सेलरेशन हो जाएगी वो जाएगी g, जी इफेक्टिव कितना हो जाएगा, g-a। अगर फ्री फॉल में तो a की वैल्यू g हो गई, g-g 0। तो अगर g इफेक्टिव बेटा जी यहाँ पे 0 आ गया तो टाइम पीरियड इनफाइनाइट आ जाएगा। इनफाइनाइट का मतलब कि यार वो ऑसिलेट ही नहीं कर रहा, फिर तो इनफाइनाइट का मतलब हो गया ऑसिलेट ही नहीं कर रहा, सही बात है क्या। हाँ सर, इसको देख लीजिए फटाफट से। तो ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट में भी यही केस हो जाएगा। आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो मैन मेड सैटेलाइट होती है उसमें भी यही केस हो जाएगा, t इक्वल्स टू इन्फिनिटी। सही है, देख लें इसको, चलते हैं फिर आगे। डन हो गया। हाँ सर, अब देखो पेंडुलम ऑफ लार्ज लेंथ, हालांकि इस पे आज तक सवाल नहीं पूछा, आप चाहो तो उसको याद रख सकते हो। अगर पेंडुलम की लेंथ जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ के कंपेरेबल हो जाए, बाप रे बाप इतना बड़ा पेंडुलम, तो टाइम पीरियड हो जाएगा उसका 2π√1/L+1/r/g। और यदि पेंडुलम ऑफ इनफाइनाइट लेंथ इनफाइनाइट हो जाए तो ऐसे नहीं बोलेंगे टाइम पीरियड 0 हो जाएगा, सॉरी टाइम पीरियड इनफाइनाइट हो जाएगा अगर लेंथ इनफाइनाइट है तो, नहीं, यहां पे लार्ज लेंथ में हम L की वैल्यू इन्फिनिटी पुट कर देंगे, 1/∞ 0 आ गया, ये 0 हो गया।
आर की वैल्यू ऊपर चली गई, 1/l तो 1/l यानी 1/∞ तो 0 हो गया, आर ऊपर चला गया तो टाइम पीरियड आ गया 2.√r/g। आर क्या है यहाँ पे, रेडियस ऑफ अर्थ है, और जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस ऑफ अर्थ, तो टाइम पीरियड आएगा 84.6 मिनट। ये आप याद रख सकते हैं। और मान लीजिए हमने अर्थ के थ्रू किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक टनल डिग कर दी, ठीक है ना, या फिर टनल खोद दी हमने, चाहे वो डायमीटर हो, चाहे किसी भी कॉर्ड के अलोंग हो, चाहे डायमीटर के अलोंग हो, चाहे ऐसे हो, चाहे ऐसे हो, चाहे कैसे भी हो, बस अर्थ में हमने एक टनल क्या कर दी, खोद दी, और एक पार्टिकल को उस टनल में छोड़ दिया। जी हाँ, तो वो एसएचएम करेगा और उसके एसएचएम का टाइम पीरियड होगा सेम जो इनफाइनाइट लेंथ के पेंडुलम का है 2.√r/g, दैट इज 84.6 मिनट। मतलब टाइम पीरियड मतलब यहां से यहां जाना, यहां से वापस आना, या फिर इधर से इधर, फिर इधर से इधर, फिर इधर से इधर, फिर इधर से इधर, टाइम पीरियड हो जाएगा 84.6 मिनट। अच्छा, यहां से यहां जाना फिर वापस आना 84.6 मिनट, तो यहां से यहां जाना 42.3 मिनट, यहां से आना 42.3 मिनट। ठीक है, ठीक है सर, चलते आगे। कुछ चीजें जो डायरेक्ट पेपर में पूछ सकता है, क्या होगा यदि हमने पेंडुलम को एक एक्सिलरेटिंग कार्ट या एक्सिलरेटिंग कार में या ट्रॉली में क्या कर दिया, लगा दिया, और उसका टाइम पीरियड कितना है? पेंडुलम इन अ ट्रक मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो जी इफेक्टिव इस केस में क्या हो जाएगा, वो स्यूडो फोर्स से डिराइव करते थे, जी इफेक्टिव हो जाएगा √g² + a²। तो टाइम पीरियड हो गया बेटा 2.√L/, और देखो यहां पे मैंने भी ये रूट मिस कर दिया, तो सोचो आप तो रूट मिस ये कर ही सकते हो। अरे हाँ सर, बात तो आपकी सही है बेटा, पेपर में ना दो ऑप्शन आएंगे, क्या, एक ऑप्शन वो होगा t = 2.√L/g² + a², वो गलत होगा, और एक ऑप्शन होगा 2.√L/√g² + a², क्योंकि टाइम पीरियड क्या होता है सर, टाइम पीरियड होवे है 2.√L/g इफेक्टिव, और g इफेक्टिव स्वयं कितना, √g² + a², तो अंडर रूट के अंदर भी क्या आएगा बेटा, अंडर रूट आएगा, तो थोड़ा सा इस पे आप ध्यान रख लेना, है ना, नहीं तो सावधानी हटी और सब्जी पूरी बटी। देखो ये हटी, हाँ अब हट जाए, थोड़ा सा ऊपर कर दिया इसको, सही है, ठीक है सर, इसको प्लीज याद रखें, नहीं तो मिस्टेक हो सकती है ना। अंडर रूट के अंदर अंडर रूट आएगा। पेंडुलम इन वाटर, मान लीजिए पेंडुलम वाटर में, तो ऑसिलेट तभी करेगा जब पेंडुलम ढंग से पानी के अंदर डूबा हुआ होगा, फ्लोट कर रहा होगा तो कोई मतलब ही नहीं। और डूबेगा कब, जब पेंडुलम का डेंसिटी पानी के डेंसिटी या लिक्विड के डेंसिटी से ज्यादा होगा। तो सिग्मा हो गया डेंसिटी ऑफ बॉब, रो हो गया डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो जी इफेक्टिव हो गया g × 1 - लिक्विड का डेंसिटी बाय बॉब का डेंसिटी। लिक्विड का डेंसिटी कम है, बॉब का डेंसिटी ज्यादा है, मैं आपको पहले ही बता दूं, तब नहीं तो फ्लोट करने लगेगा ना वो। अगर बॉब का डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम होगा तो फ्लोट करेगा, और फ्लोट करेगा तो ऑसिलेट कैसे करेगा। तो जी इफेक्टिव की वैल्यू हमने यहां पे पुट कर दी, तो हमारे पास ये टाइम पीरियड इसका आ गया लिक्विड के अंदर। इसको देख लीजिए बेटा आप, इसको देख लीजिए, फिर चलते हैं आगे। ठीक है सर, लेट्स मूव अहेड। आ जाइए बेटा, आगे आ जाइए। ये अब सुनना, ये इतना इंपॉर्टेंट की पॉइंट है कि अगर आपने याद कर लिया तो आपको फेजर डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, कुछ की कोई भी चीज की जरूरत नहीं है कि ऐसा भी सवाल आए हम मतलब ये मान के चलो बिना कलम चलाए हल कर सकते हैं। क्या की पॉइंट है, ये हो गया हमारे पास बेटा मिड पॉइंट, मिड पॉइंट बोल लो या इक्विलिब्रियम पोजीशन बोल लो। ये हो गया बेटा एक्सट्रीम पोजीशन +a, ये हो गया x = -a। अब यहां पे बीच में कुछ पड़ाव मैंने बना रखे हैं, एक हो गया +a/2, a/√2, √3a/2, और ये तो खैर है ही +a, है ना। ये हो गया -a/2, -a/√2, -√3/2, -a। अब यहां पे आप अगर ये याद रख लो कि 0 से a/2 में जाने में t/12 टाइम लगता है, या a/2 से 0 जाने में, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में भ्रमण करने में टाइम लगता है t/12। इन दोनों पॉइंट्स a/2 और a/√2 के बीच में जाने में लगता है t/24। a/√2 से √3a/2 जाने में t/24, या √3a/2 से a/√2 जाने में t/24, और √3a/2 से a जाने में t/12। और सिमिलरली यहां पे भी कुछ ऐसा ही है, t/12 ये t/12, ये t/24 ये t/12, ये t/24 ये t/12, ये t/12 ये t/12। तो आप पेपर में आया कोई भी सवाल सॉल्व कर सकते, जैसे पेपर में आपको बोल दिया, हाँ ये लिख लिख के बोल बोल के आपको याद करना पड़ेगा कि x0 a/2 a/√2 √3/2 a -a/√2 -a/√2 -√3/2 -a t/12 t/24 t/12 t/12 t/24 t/24 t/12, फिर से t/12 t/24 t/24 t/12। पेपर में आपसे पूछ लिया कि 0 से a जाने में कितना टाइम लगता है, इन सबको ऐड कर दो, कितना है t/4। 0 से √3a/2 जाने में कितना टाइम लगता है, इन तीनों को ऐड कर दो। 0 से a/√2 जाने में कितना टाइम लगता है, इन दोनों को ऐड कर दो। अच्छा, हमें सिखा रही है
मान लो 0 से -a जाने में कितना टाइम लगता है, इन सबको ऐड कर दो, कितना आ जाएगा t/4। 0 से -√3/2 जाने में कितना टाइम लगता है, t/12 प्लस t/24 प्लस t/24। आप समझ पा रहे हो? तो ये की पॉइंट बहुत ही काम का की पॉइंट है। की पॉइंट याद करके इस तरीके का कोई भी सवाल बना लेना, आराम से बन जाएगा बिना किसी दिक्कत के। जी हाँ गाइस, बना के देखना सवाल इस की पॉइंट की सहायता से। इसको याद रख सकते हैं आप, ठीक है, इसको याद रख सकते हैं। तो फिर हमको वो याद रखने की जरूरत नहीं कि 0 से a/√2 में कितना, 0 से a/2 में कितना, है ना। हम तो डायरेक्ट यहाँ पे a/2 से a/√2 भी बता सकते हैं। सोचो a/√2 से a पूछ लिया, फिर a/√2 से पूछ लिया, t/24 प्लस t/12 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, t/8 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करो, t/24 तो एलसीएम आ जाएगा नीचे 24, वो आ जाएगा t प्लस 2t, 3t/24 t/8 आ जाएगा। मान लो बोल दिया a/2 से √3/2, तो इन दोनों को ऐड कर दो, सही है ना। मान लो a/2 से a बोल दिया, तो इसको ऐड कर दो। वाह यार सर, ये बढ़िया, वाह क्या सीन है। तो बेटा इसको प्लीज आप ध्यान में रखेंगे, इसकी पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे, है ना। चलते हैं फिर आगे। हाँ सर, टाइम पीरियड का की पॉइंट। अब एनर्जी ऑफ एसएचएम, कोई पार्टिकल अगर एसएचएम कर रहा है तो यार पोजीशन भी उसकी चेंज हो रही है। तो एनर्जी बाय वर्च्यू या ड्यू टू इट्स पोजीशन इज पोटेंशियल एनर्जी। उसके पास कुछ स्पीड या वेलोसिटी भी है, तो एनर्जी ड्यू टू मोशन इज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी भी होगी पार्टिकल के पास, पोटेंशियल एनर्जी भी होगी और टोटल एनर्जी भी होगी। अब आपको ध्यान में रखना है कि कोई पार्टिकल अगर एसएचएम कर रहा है तो उसकी टोटल एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक और पोटेंशियल का सम, वो होती है ½ k a²। ½ k a यानी एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, उसको लेट सपोज आपने E0 बोल दिया, वो कांस्टेंट है। तो टोटल एनर्जी याद रखेंगे सब लोग। यहां पे भी एक बहुत ही प्यारा सा की पॉइंट है अपने पास, टोटल एनर्जी हो गया ½ k a², ठीक है सर। काइनेटिक एनर्जी ½ mv²। v का जो वैल्यू आया था x के टर्म्स में कितना था, ω√a² - x², उसको स्क्वायर कर दिया, ω² को k/m लिख दिया, m से m शहीद हो गया, तो हो गया ½ k a² - x²। ये हो गया काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन, यस सर। और पोटेंशियल एनर्जी तो होता ही है ½ kx², वो तो पता ही। इन दोनों को ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा। ये तीन फॉर्मूले कंठस्थ होने चाहिए, एकदम टिप्स पे होने चाहिए। टोटल एनर्जी ½ k a², पोटेंशियल एनर्जी ½ kx², काइनेटिक एनर्जी ½ k a² - x²। अब आप देखो कि एक ही ग्राफ पे सारे ग्राफ धप्पा कर दिए, एनर्जी वर्सेस पोजीशन। जी हां देवियों सज्जनों, एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन। तो जब पोजीशन 0 है तो पार्टिकल की वेलोसिटी कैसी होती है, मैक्सिमम होती है, तो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। जब पोजीशन 0 है, x बराबर 0 पे पोटेंशियल एनर्जी होती ही नहीं, तो पोटेंशियल एनर्जी x बराबर 0 पे मिनिमम होगी। तो ये जो रेड से सीधा कटोरा बना हुआ है, ये है पोटेंशियल एनर्जी। आप ध्यान से ऑब्जर्व करो इस सीधे कटोरे पोटेंशियल एनर्जी को, तो x बराबर 0 पे 0, और जब x बराबर प्लस है या x बराबर माइनस है तो पोटेंशियल एनर्जी कैसी है, मैक्सिमम है। उल्टा कटोरा काइनेटिक एनर्जी, मीन पोजीशन पे ये हीरो है, मैक्सिमम अधिकतम, और एक्सट्रीम पोजीशन पर ये 0 है, उल्टा कटोरा काइनेटिक एनर्जी। लेकिन प्यारे बच्चों टोटल एनर्जी कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। टोटल एनर्जी कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। दोनों का सम किसी भी पॉइंट पर क्या होने वाला है, दोनों का सम किसी भी पॉइंट पर क्या होने वाला है, फिक्स रहेगा। अच्छा यहां पे आप देख पा रहे होंगे, यहां पे x बराबर 0 पे लिखा है पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। x बराबर प्लस ए यानी एक्सट्रीम, प्लस ए माइनस ए पे लिखा है काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। अब इसमें क्या पूछ सकता है, सबसे पहले तो वो एक फेवरेट सवाल उसका कि ये दोनों जब देखो, आपको यहां पे दिख रही है कि एक दो जगह दिख रही है आपको, यस सर, क्या क्या यहां पे दिख रहा है कि जब ये दोनों मिल रहे हैं, दोनों ग्राफ्स मिल रहे हैं, इसका मतलब पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी बराबर हो रहे हैं। वो कहां पे हो रहे हैं बेटा, वो हो रहे हैं, ये देखो यहां पे भी हो रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी बराबर। तो मैं लिख देता हूं यहां पे पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। आप डिराइव भी कर सकते हो कि ½ kx² बराबर ½ k a² - x², वो होता है x बराबर प्लस a/√2 माइनस a/√2, k/2 से k/2 शहीद हो गया, x माइनस x² उधर चला गया, 2x² बराबर a²। x² कितना आ गया बाबू, a²/2। तो x कितना आ गया बेटा इसमें, सर आगे प्लस माइनस a/√2, है ना। तो आप देखो कि प्लस a/√2 पे, यानी मीन पोजीशन से राइट में भी एक बार क्या हो रहा है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी बराबर हो रहे हैं, और लेफ्ट में माइनस a/√2 पर भी हो रहे हैं। अगर आपसे मैं बोलूं
अगर आपसे मैं बोलूं कि एक टाइम पीरियड में कितनी बार पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी बराबर होंगे, तो आप बोलोगे देखो, एक बार जाते वक्त, एक बार आते वक्त, दो, एक बार इधर जाते वक्त, एक बार वापस आते वक्त, तीन चार, एक दो तीन चार, तो एक टाइम पीरियड में चार बार, एक टाइम पीरियड में चार बार बराबर होते हैं। एक टाइम पीरियड में, लिख देता हूं यहां पे, एक टाइम पीरियड में, मतलब समझ गए? हाँ सर, एक टाइम पीरियड में चार बार इक्वल होते हैं, चार बार इक्वल होते हैं। कौन बेटा? चार बार इक्वल होते हैं। कौन बेटा? जल्दी बोलो। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी एक टाइम पीरियड में चार बार इक्वल होते हैं। अभी मैंने यहां पे एक चीज आपको नहीं बताई, वो उस पे मैं आ रहा हूं, है ना, वो बहुत ही प्यारी चीज है और उससे भी हमारे सवाल खटखट सॉल्व हो जाएंगे। आपको एक चीज और जहन में रखनी है बेटा, मैं आपको बतलाऊं कि इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम इज एफ, मान लीजिए कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा है जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम इज एफ, देन याद रखना है फ्रीक्वेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी 2f हो जाएगी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी बेटा? फ्रीक्वेंसी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 2f, और टोटल एनर्जी की तो कोई फ्रीक्वेंसी होगी ही नहीं। इनकी फ्रीक्वेंसी एसएचएम की फ्रीक्वेंसी की डबल हो जाएगी। डायरेक्ट पूछ चुका है इस पे ऑलरेडी नीट में और जेईई में, नीट प्लस जेई में ऑलरेडी प्रश्न पूछा जा चुका है, और वो भी एकदम डायरेक्ट कि किसी एसएचएम की फ्रीक्वेंसी एफ, तो काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी कितनी? एफ। पोटेंशियल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी कितनी? एफ। और है ना, काइनेटिक एनर्जी की, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, अगर एसएचएम की फ्रीक्वेंसी एफ है तो काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी 2f, पोटेंशियल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी 2f, है ना, क्योंकि चेंज हो रहे हैं और टोटल एनर्जी तो चेंज ही नहीं हो रहा, तो जो चेंज ही नहीं हो रहा उसकी तो कोई फ्रीक्वेंसी ही नहीं होगी, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ टोटल एनर्जी जीरो हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी ऑफ टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी बेटा? जीरो हो जाएगी, क्योंकि वो बदलता ही नहीं, और जो बदलेगा ही नहीं उसकी कोई फ्रीक्वेंसी होगी ही नहीं। इसको देख लो एक बार फटाफट से, ये देख लो कि कहां पे इक्वल होते हैं, एक टाइम पीरियड में कितनी बार इक्वल होते हैं, कितनी सारी चीजें देख डाली हमने एक साथ। सही है? हाँ सर, ठीक है, ओके। अब यार यहां पे बहुत ही प्यारा की पॉइंट, ये वही पड़ाव हो गया x बराबर 0, a/√2 a/√2 √3 by 2a। थोड़ा सा आपको झूम करके देखना होगा, लेकिन बहुत ही प्यारी चीज है। -a/2 -a/√2 -√3/2 और -a। अब होता क्या है कि पूरे मोशन के दौरान काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का सम कांस्टेंट रहता है, लेकिन बढ़ती घटती रहती है। मान लो ये काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी कम हो रही तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, बराबर भी होती है a/√2 और -a/√2 पे। यस सर, तो दोनों का जो सम है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का, वो सम रहता है 100%, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो कि ऊपर लिखी है ई, तो टोटल एनर्जी होगी, सुनना, ई क्या होगी बेटा? टोटल एनर्जी। ई को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया टोटल एनर्जी से। ऊपर ये जो हमारे पास ये लाइन है, इसमें हमने सारी काइनेटिक एनर्जी लिखी है, नीचे जो लाइन है इसमें हमने सारी पोटेंशियल एनर्जी लिखी है, और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी लिखी टोटल एनर्जी के टर्म्स में। तो समझो, मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी 0% और काइनेटिक एनर्जी पूरी की पूरी ई यानी 100%। सही है क्या? हाँ सर, ये देखो, ये कितना हो गया 0%, तो ये कितना हो गया 100%। a/2 पर अब आप देखो, 0 से जब ये एक्सट्रीम की तरफ जा रही है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है और काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है। तो a/2 पर पोटेंशियल एनर्जी जो हो गई वो टोटल एनर्जी बाय 4 हो गई, यानी कितनी होगी? 25%। तो ये कितनी हो गई? ई में से e/4 गए, काइनेटिक एनर्जी होगी 3/4। ये देखो, ये बढ़ती जा रही है और ये घटती जा रही है। हाँ सर, अब a/√2 पर कितनी हो गई? e/2। e/2 का मतलब हो गया 50%, यानी 50%। तो काइनेटिक एनर्जी भी कितनी होगी? ई में से e/2 गया, e/2। अब देखो, आप आप पहुंचे √3/2 पर। √3/2 पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? 3/4। आप यहां से कर सकते हो, हाफ के x², x की वैल्यू पुट करके उसको किससे डिवाइड करके या किससे कंपेयर करके, टोटल एनर्जी अगर ई है तो उससे डिवाइड करके 3e/4 यानी 75%। तो ये कितनी रह गई? ये 75%। तो काइनेटिक एनर्जी रह गई 25%, है ना? हाँ सर, इसको अपन ऐसा कर सकते हैं क्या? एक मिनट, कोशिश करता हूं, थोड़ा सा ऊपर कर दो, थोड़ा सा इसको ऊपर कर दे, अब सही, ठीक है। हाँ सर, देखो 0% 25%, जैसे फोन नहीं चार्ज होता, हाँ सर 0% 25% 50 75, ये पूरा का पूरा जब एक्सट्रीम पे पहुंच गए तो पोटेंशियल एनर्जी पूरी की पूरी हो गई ई,
और एक्सट्रीम पे पहुंच गया तो काइनेटिक एनर्जी हो गई 0। और सर पीछे अगर नेगेटिव साइड देखे तब भी ऐसा ही है, 25%, 25%, 50%, 50%, 75%, 100%। यार ये सही है। और जब ये 0% है तो ये 100% है, समझ गए। जब 25% है तो ये 75% है, जब ये 50% है तो ये भी 50% है, जब ये 75% है 25% है, और जब ये 100% है तो ये 0% है। यार ये बढ़िया। उसी प्रकार से जब ये 25 तो ये 75 है ना, यहां पे भी ऐसा हो जाएगा। एक मिनट, इसको थोड़ा सा यहां पे मैं कर देता हूं। हाँ सर, जगह तो दिल में होती। 25% तो 75%। यार कितना मस्त की पॉइंट है। 50% तो 50%, 75% तो 25%, 100% तो 0%। अब आप देखो कि मीन पोजीशन से जब मैं एक्सट्रीम जा रहा हूं तो काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन जा रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। लेकिन दोनों का सम क्या रहेगा? 100% रहेगा, है ना। और दोनों का जो सम रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, कितना? E बराबर टोटल एनर्जी। तो यहां पे मैंने अलग अलग पड़ावों पे, अलग अलग पोजीशंस पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी लिख दी है इन टर्म्स ऑफ टोटल एनर्जी। बहुत बेनिफिशियल है। डायरेक्ट इस पे सवाल आएगा, डायरेक्ट इससे हम सवाल बना सकते हैं। आप देखो a/√2 पर और -a/√2 पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बराबर 50-50। a/√2 और -a/√2 पर देखो 50-50 बराबर है ना। तो आशा करता हूं कि की पॉइंट भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ये दिख रहा है ना आपको, 175 50 25 0, 175 50 25 0। उसको जरूर से कॉपी में लिखना। 0 25 50 75 100, 0 25 50 75 100। बहुत ही बेनिफिशियल की पॉइंट है, इसको जरूर से कॉपी में लिखना। और इन सारी चीजों को भी कॉपी में जरूर से, कहां गया, इन सारी चीजों को भी कॉपी में जरूर से लिखना, इसकी पॉइंट और इसकी पॉइंट को। आशा, इसको आप देखना चाहते हैं, इसको आप देखना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, ले लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप, ले लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, आप लिख लीजिए। ठीक है, और देख लेते हैं, लेट्स चेक आउट कि यहां पे कोई भी स्लाइड तो हमारी मिस आउट नहीं हो गई भावनाओं में बह के। नहीं सर, हमने यहाँ पे सब कुछ पढ़ लिया है। और बेटा इसी के साथ ये माइंड मैप भी होता है फिनिश। इंपॉर्टेंट चीजें कॉपी में भी लिख लीजिएगा, और ये जो 2 की पॉइंट सिखाए हैं इनसे डायरेक्ट सवाल जो आते हैं वो आप जरूर से सॉल्व करके देखिएगा, आपसे बन जाएंगे। और 2024 में जो 2 सवाल आए, 2023 में जो सवाल आए, जरूर से करके देखिएगा, बन जाएंगे। लेकिन आपने क्लास में एसएचएम पहले से पढ़ा होना चाहिए, और यहां से आपका क्रिस्प एकदम कंटेंट, बढ़िया सारा कंटेंट आपको एक साथ मिलेगा। सारे कंसेप्ट, सारे फॉर्मूले, सारे की पॉइंट्स एक साथ मिलेंगे, बढ़िया क्रिस्प रिवीजन हो जाएगा। और इसी के साथ मैं चलता हूं, मिलूंगा आपसे अगले माइंड मैप में। और अगले माइंड मैप में हम पढ़ेंगे वेव्स, है ना। और हमारा 11th का जो भी माइंड मैप का पोर्शन है वो खत्म हो जाएगा। फिर अगले वीक से मैं ही लेके आऊंगा, जी हाँ, मैं ही लेके आऊंगा 12th के माइंड मैप्स, वही मंडे वेंसडे। तो मिलेंगे अगले माइंड मैप में प्यारे बच्चों। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। थैंक यू प्यारे बच्चों।